नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा किसी आव्यूह की जाति निकालना बताया था और हम आप लोगों को आव्यूह की जाति के बारे में बता रहे थे और हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह की जाति निकालने की दो मेथड हैं, अर्थात हम किसी भी आव्यूह की जाति दो विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें से एक विधि होती है प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा किसी आव्यूह की जाति ज्ञात करना और दूसरी विधि होती है आव्यूह को हल करके आव्यूह की जाति प्राप्त कर लेना, जिसे हम बोलते हैं डिटरमिनेट मेथड। तो हम आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट मेथड बता चुके थे और आज के लेक्चर में हम आप लोगों को आव्यूह की जाति ज्ञात करने की दूसरी विधि जिसे हम बोलते हैं डिटरमिनेट मेथड, वो हम बताएंगे किस प्रकार आव्यूह को हल करके हम किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह का हल करना या आव्यूह का निर्धारण करना डिटरमिनेट कहलाता है, अर्थात डिटरमिनेट द मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के मान का निर्धारण करो, तो इसे हम डिटरमिनेट मेथड ही बोल देते हैं, जिसमें हम आव्यूह के मान का निर्धारण करते हैं और आव्यूह का जो मान प्राप्त होता है उसके आधार पर हम उसकी जाति ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम आप लोगों को सेकेंड विधि आव्यूह की जाति निकालने की सेकेंड मेथड बताएंगे। हम इस विधि द्वारा आव्यूह की जाति ज्ञात करें तो हमने जो आप लोगों को पहले कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि किसी भी आव्यूह की जाति उसकी कोटि से अधिक नहीं होती, उसका मान कोटि के बराबर होता है या कोटि से कम होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, कभी भी किसी भी आव्यूह की जाति एक से कम नहीं होती, अर्थात अधिकतम उसका मान क्या हो सकता है कोटि के बराबर और कम से कम उसका मान कितना हो सकता है एक, अर्थात एक से कम नहीं होती। अर्थात किसी भी आव्यूह की जाति ना तो कभी शून्य होती है और ना कभी ऋणात्मक होती है। ये चीजें हमें आव्यूह की जाति के बारे में पहले बता चुके हैं, जो पता होना चाहिए। तथा जो हमारी सेकेंड मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेट मेथड या आव्यूह की जाति ज्ञात करने की हमारी सेकेंड विधि है, इसमें भी हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, हमें कुछ चीजें मालूम होना चाहिए। तो जो कुछ चीजें हैं हम उसके बारे में पहले बता दें कि जब इस विधि में हम किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात करेंगे तो यदि हमारा आव्यूह कैपिटल ए है या हमें एक आव्यूह कैपिटल ए की जाति ज्ञात करनी है तो हम उसका पहले मान ज्ञात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं आव्यूह के मॉड का मान निकालना, अर्थात मॉड ए का मान ज्ञात करना। यदि आव्यूह का मान क्या प्राप्त होता है जीरो आता है, फिर नॉट इक्वल जीरो आता है, अर्थात आव्यूह का मान जीरो के बराबर नहीं है। इसके अलावा कोई भी संख्या है चाहे वो धनात्मक या ऋणात्मक हो, तो इस स्थिति में जो आव्यूह की जाति है या फिर जो आव्यूह की कोटि होती है या फिर आव्यूह जिस कोटि का है, तो आव्यूह की कोटि जो होती है वही उस आव्यूह की क्या होती है जाति होती है, वही उस आव्यूह की जाति होती है। अर्थात जो जाति होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक इक्वल क्या होती है आव्यूह के कोटि के बराबर होती है। अर्थात तीन कोटि का आव्यूह है तो आव्यूह की जाति भी तीन होगी, दो कोटि का आव्यूह है तो आव्यूह की जाति भी दो होगी, और इस प्रकार हम उसका मान ज्ञात करके उसकी जाति आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा पॉइंट दो स्थितियां बनेगी इसमें, इसे हम क्या बोल सकते हैं जब हम आव्यूह का मान ज्ञात करेंगे तो दो स्थितियां बन सकती है। हम बोल दें नंबर ए पहली स्थिति हमारी आ गई, नंबर दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि जो आव्यूह का मान है क्या प्राप्त हुआ जीरो के बराबर हो जाए। जब आव्यूह का मान जीरो बराबर नहीं आता तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं अविचित्र आव्यूह बोलते हैं, है ना, हिंदी में से बोलते हैं अविचित्र आव्यूह, और इंग्लिश में बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमने आव्यूह के टाइप पढ़ाए थे हमने बताए थे इस आधार पर आव्यूह दो प्रकार के होते हैं,
और ऐसा अवयव जिसका मान 0 प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विचित्र अवयव, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होती है, इसमें भी ऐसी स्थिति में जब मान 0 आता है तो जो अवयव की जाति होती है वो अवयव की कोटि के बराबर नहीं होती, अर्थात अवयव कोटि नहीं होती। और हम क्या पहले जानते हैं कि अवयव की जाति कभी भी अवयव कोटि से अधिक नहीं होती है, बराबर होगी या कम होगी। तो इस स्थिति में अवयव की जाति कोटि के बराबर नहीं है तो क्या होगी, फिर वो कोटि से कम होगी, उसका मान कोटि से कम होगा। और जब अवयव की जाति का मान कोटि से कम होगा तो एग्जाम्पल के लिए अवयव की हमने माना कि अवयव की जो कोटि है वो कितनी है, अवयव की कोटि मानो 3 कोटि का अवयव दिया गया है, तो इस स्थिति में जो जाति होगी वो 3 नहीं होगी, 3 से क्या होगी, 3 से कम होगी। जब 3 से कम होगी तो दो स्थितियां प्राप्त हुई, यदि अवयव की जाति 3 है और हल करने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है, इज नॉट इक्वल 0, तो अवयव की जाति कोटि के बराबर होगी, अर्थात उसकी जाति भी 3 हो जाएगी। लेकिन यदि अवयव की कोटि 3 है और उसका मान 0 आता है हल करने पर, तो जाति कोटि के बराबर नहीं होगी, अर्थात जाति 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी, 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। तब 3 से कम 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। और दूसरी शर्त क्या है हमारे, दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी अवयव की जाति, अर्थात यदि किसी अवयव का अस्तित्व है तो उसकी जाति कभी भी 1 से कम नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, 1 2 होगी या फिर 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे तीसरा पॉइंट हमारा सी नंबर बनेगा, यदि अवयव 3 कोटि का है तो हम उससे 2 कोटि का एक उप अवयव या क्या लेंगे, उप सारणिक लेंगे उसका। और जब उप अवयव और उप सारणिक लेंगे तो इसका मान ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। उप अवयव मतलब एक अवयव का भाग, उप सारणिक क्यों लेंगे, क्योंकि हमने 2 कोटि का मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, और ऐसा कोई भी अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वो सारणिक कहलाता है। तो क्योंकि हमने पंक्ति और स्तंभ के बराबर वाला अवयव लिए तो उसे क्या बोल सकते हैं, उप सारणिक बोल सकते हैं। तो उसका भाग है तो उप सारणिक आ गया। हमने इसका नाम बी दे दिया या फिर A1 दे दिया उप अवयव को। इसे हल करेंगे, यदि इसका मान 2 कंडीशन इसे फिर बनेगी, C1 दे दो नाम इसे, इज नॉट इक्वल 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, कोटि जो है वही क्या होगी, जाति होगी, अर्थात इस अवयव की जाति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो हमें इस उप अवयव जाति प्राप्त हुई है तो 2 इस लिए गए उप अवयव की भी जाति होगी, और मेन जो हमारा अवयव है A उसकी जाति भी 2 हो जाएगी। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, C2 कंडीशन। यदि A1 का मान फिर 0 प्राप्त हो जाएगा तो जो जाति है वो क्या होगी, फिर कोटि के बराबर नहीं होगी और कोटि से कम होगी। जब कम होगी तो 2 से कम क्या होगी, 2 से कम होगी, तो 2 से कम एक ही संख्या बची है, क्योंकि ना तो 0 होगी ना ऋणात्मक होगी, तो 1 होगी, तो फिर अपना 2 से कम होगी, तो हमें इसके लिए हल भी नहीं करना पड़ता, और बिना हल किए हम बता सकते हैं कि अवयव की जाति 1 होगी। और जब हमें अवयव की जाति 1 पर प्राप्त हुई, यदि हम अवयव की जाति को ऑप्शन क्वेश्चन में कर रहे हैं, 30+ करना है तो हम टिक कर देंगे, लेकिन यदि हमें सवाल हल कर रहे हैं तो हमें हल करके बताना पड़ेगा। और हम जानते हैं यदि कोई अवयव 3 कोटि का है तो उसमें 3 पंक्ति होगी, 3 स्तंभ होगी, और 3 पंक्तियां हैं तो उसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव होते हैं। तो 3 पंक्ति है, 3 कोटि का है तो उसमें 3 पंक्ति में, तब प्रत्येक 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो एक पंक्ति में 3 अवयव होंगे, तो उसमें तीनों अवयव अशून्य हो या 2 अवयव अशून्य हो, या फिर किसी पंक्ति यदि अस्तित्व है तो उसमें कम से कम एक अवयव अशून्य होगा। और जब हमें एक जाति शो करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगले डी पॉइंट में 1 कोटि का उप अवयव लेंगे। जब 1 कोटि का उप अवयव लेंगे तो उसमें कोई एक अवयव ले लेंगे अशून्य अवयव, क्योंकि इसमें जब 3 कोटि के हैं तो कुछ ना कुछ अशून्य अवयव होंगे। तो कुछ अवयव शून्य भी है तो हमें देखेंगे क्या उसमें एक अशून्य अवयव है कि नहीं है।
तो चूंकि 3 कोटि तो इसमें कई अशून्य अवयव होंगे, यदि इसमें कम से कम एक अशून्य अवयव भी है तो हम उसे उपावयव के रूप में ले लेंगे और इसकी कोटि क्या होगी 1/1, अर्थात एक कोटि का उपावयव ले लिया। अब इसे हल करने पर कभी भी इसका मान 0 प्राप्त नहीं होगा, इसका मान 3 ही होगा। जब 3 है तो 0 का बराबर नहीं है, तो इस उपावयव जाति कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और चूंकि हमने जो इसका उपावयव लिया है तो जो उसका मैन अवयव है, हमने जिस भी मैन अवयव से उपावयव लिया है तो जो इसकी जाति प्राप्त हुई है वो क्या हो जाएगी, वो उस अवयव की भी जाति होगी। और जब उस अवयव की जाति होगी तो इस प्रकार हम उपावयव के द्वारा किसी मैन अवयव की जाति निर्धारण कर लेते हैं। और यहाँ से एक निष्कर्ष भी निकलता है कि कभी भी किसी भी उपावयव की जाति जो मैन अवयव होता है उससे अधिक नहीं होती। अर्थात एक अवयव ए है और एक उसका उपावयव A1 है, तो जो ए सदैव जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, वो क्या होगी ग्रेटर देन या इक्वल रैंक ऑफ A1। ये क्या है हमारी जाति अवयव की जाति की एक प्रमेय है ना। और क्या प्रमेय हमारी कि किसी भी अवयव की जाति उपावयव की जाति छोटी नहीं होती, उससे बड़ी होती या फिर बराबर होती है। तो कुछ कंडीशन में बड़ी प्राप्त हो जाती है या बड़ी बराबर होगी। अब यहाँ पर बड़ी प्राप्त नहीं हो रही है तो क्या होगी बराबर होगी। जब बराबर होगी तो इस प्रमेय से जो इसकी जाति 1 है तो इसकी जाति भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये है पूरी प्रोसीजर मेथड की क्या है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट जो हमने पहले भी किसी भी विधि से अवयव जाति निकाले या हम अवयव जाति पढ़े, तो कुछ पॉइंट उसमें पता होने चाहिए कि किसी भी अवयव की जाति कोटि से अधिक नहीं होती, कोटि से बराबर होगी या फिर कम होगी। फिर हम अलग अलग विधि से जब अवयव कोटि निकालते हैं तो जो उसकी विधि होती है उसके पॉइंट होते हैं, हमें पहले वो पता होना चाहिए। यदि हम उन पॉइंटों को अच्छे से देख लें तो हमें विधि रटनी नहीं पड़ती और हम आसानी से वो विधि सीख सकते हैं। हम किसी भी विधि के बहुत सारे सवाल लगाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले तो हम उस विधि को समझें क्या होता है, उसकी मेथड पूरी प्रोसीजर समझें। जब उसकी पूरी विधि हमें समझ में आती है तब एक सवाल 2 सवाल में उसे अप्लाई करें और देखें कि हम क्या उस मेथड के अनुसार सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। यदि हमारे 1-2 सवाल के आंसर आते हैं, हम हल कर लेते हैं, तो हमें 2-3 प्रकार सवाल से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई सवाल अलग है तो उन अलग सवालों को भी हमें जरूर लगाना चाहिए। लेकिन यदि हमसे सब मेथड नहीं पता, विधि नहीं आती, हमने इस सवाल को हल किया, हम कई सवाल 4 सवाल हल करें तो मतलब नहीं है, वो विधि हमसे भूल सकती है या फिर कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमें अगले वाले स्टेप में कुछ कंफ्यूजन हो जाए। तो पहले हमें किसी भी मेथड से कोई भी चीज हम याद कर रहे हैं, कि रैंक हो या कोई भी चीज हो, हमें उस मेथड का एक एक स्टेप पता होना चाहिए। उस मेथड के बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, उस मेथड का जो आधार है वो हमें बेसिक रूप से क्लियर होना चाहिए। जब मेथड अच्छे क्लियर होगी तो हम अपने आप ये देख सकते हैं कि यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, यदि ऐसा ना होगा तो क्या करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे सवाल भी निकालने पड़ते हैं और सारी कंडीशन हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे इस विधि के जो कुछ पॉइंट हैं, ये जो मेथड है सिंपल है, किसी भी अवयव को हमें निर्धारण करना है तो हम इसे बोले डिटरमिनेट विधि। अवयव का निर्धारण करना मतलब अवयव का मान ज्ञात करने से है। अवयव का निर्धारण करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, इसे मोड से शो करते हैं। 2 स्थितियां चेक करते हैं, क्या अवयव का मान 0 आ रहा है या अवयव का मान 0 नहीं आ रहा है। यदि अवयव को हल करने पर उसका मान 0 नहीं आता तो जो अवयव कोटि होती है वही जाति होती है, अर्थात अवयव की जाति का मान कोटि के बराबर होता है। हम अवयव की कोटि देखकर निकाल लेते हैं तो आसानी से हम जाति भी प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे अवयव जिसका मान 0 नहीं होता उसे हम अविचित्र अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अवयव को हल करने पर उसका मान 0 प्राप्त हो जाए। जब 0 प्राप्त होगा तो जो अवयव की जाति है वो कोटि के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अवयव की जाति की 2 कंडीशन होगी, कोटि के बराबर या कोटि से कम। तो यहाँ पर कोटि के बराबर कब होती है देख लिया, यहाँ पर बराबर नहीं है, तब दूसरी कंडीशन क्या होगी, कम होगी।
कम होगी तो कितनी कम होगी, अब वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने देखा यदि आव्यूह की कोटि 3 है, या 3 नहीं 3 से कम होगी, 3 से कम में 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन यदि बेसिक चीजें पता है तो हम जानते हैं 1 से कम नहीं होती, किसी भी आव्यूह की जाति 1 से कम नहीं होती, तो 2 होगी या 1 होगी। हमें 2 स्थितियां चेक करनी है, और ऐसा आव्यूह जिसका मान 0 होता है उसे हम बोलते हैं विचित्र आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। फिर हम 2 कैसे चेक करेंगे, तो जो आव्यूह दिया गया है हम उसका 2 कोटि का एक उपाव्यूह ले लेते हैं। 2 कोटि मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो क्योंकि पंक्ति स्तंभ बराबर है तो हम इसे उपसारणिक बोल देंगे। हम इसका उपाव्यूह और उपसारणिक लेंगे, उसी प्रकार उसका मान ज्ञात करेंगे। यदि मान 0 नहीं आता तो आव्यूह की जाति होगी कोटि के बराबर, अर्थात कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हमें हल करने पर उसका मान 0 प्राप्त होता है तो फिर वही चीज होगी, इसकी जाति 2 नहीं 2 से कम होगी। जब 2 से कम होगी तो बचा 1, तो हम जानते हैं 1 से कम नहीं होती। यदि हम कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिना हल करे टिक कर देंगे। यदि हम सवाल लगा रहे हैं, लगा कर पूरा हमें हल कर रहे हैं, लगाना है तो लगाने के लिए अब 1 कोटि का उपाव्यूह लेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी आव्यूह का अस्तित्व है वो 2 कोटि 3 कोटि का, जिसमें कई सारे अशून्य अवयव होंगे। और शर्त क्या होती है, यदि किसी भी आव्यूह के सारे अगर शून्य है तो उसमें कोई भी अशून्य अवयव मौजूद नहीं है तो हम नहीं ले सकते कोई अवयव। लेकिन यदि उसमें कोई भी अशून्य अवयव मौजूद है तो मतलब कहने का मतलब है यदि हमें कोई स्थिति जब जाति में चेक करते हैं तो यदि हमें जो स्थिति चाहिए यदि वो कम से कम एक स्थिति प्राप्त हो रही है उस आव्यूह में तो भी वो मान होगी। अर्थात यदि हमने 2 कोटि का आव्यूह लिया और 2 कोटि का आव्यूह लेने पर हम कोई भी आव्यूह जैसे हम देखें 3 कोटि में ऐसा कोई आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 2 कोटि हम कोई आव्यूह ले सकते हैं। हम 2 कोटि के लिए ये आव्यूह ले सकते हैं, हम ये वाला आव्यूह ले सकते हैं, हम इसे ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। संगत के लिए हम इन अवयवों को भी चुन सकते हैं। 2 कोटि के लिए हमने ले लिए। अब हमने देखा कि हमने लिया तो 2-3 आव्यूह ऐसे हैं जिनके लिए वो 0 0 प्राप्त हो रहा है, उसका मान a1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0 0 0। लेकिन यदि कम से कम एक 2 कोटि का कम से कम 2 कोटि का एक उपाव्यूह भी ऐसा मौजूद है जिसका मान इज नॉट इक्वल 0 तो फिर उसकी जाति 2 ही होगी। अर्थात इसमें 3-4 आव्यूह बनाने पर यदि कुछ आव्यूह के मान 0 भी हो रहे हैं तो कम से कम एक स्थिति में ऐसी प्राप्त हो रही है जिसमें उसका मान 0 नहीं आ रहा है तो फिर उसके आव्यूह की जाति 2 होगी। अर्थात हमें केवल एक स्थिति ही ऐसा चाहिए, इसलिए हमें सारी स्थितियां देखनी हम कोई भी आव्यूह लेंगे तो चेक करेंगे। चेक करने से नॉट 0 तो ठीक है, यदि 0 हो रहा है तो हम सारे देखेंगे कि सब में 0 हो रहा है। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा आव्यूह मौजूद हो जिसका मान 0 ना हो रहा हो। इसी प्रकार यदि 3 के लिए देखें तो यदि कुछ शून्य अवयव हैं तो उसमें कुछ अशून्य अवयव भी हैं, तो शून्य अवयव कुछ है तो ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम एक अशून्य अवयव भी है तो हम उसे लेकर क्या बताएंगे कि इसमें एक कोटि का ऐसा आव्यूह है जिसका मान इज नॉट इक्वल 0। क्योंकि यदि कोई आव्यूह हमने लिया 3 कोटि का और हम इसी आव्यूह में देख ले, फिर हमने कोई दूसरा आव्यूह ले लिया और हमने क्या देखा उसमें एक पंक्ति ऐसी है, ये हमारा 3 कोटि क्या है, इकाई आव्यूह 3 कोटि का आव्यूह है ना। और 3 कोटि का आव्यूह है तो हमारा 3 कोटि का आव्यूह बन गया, हमारा ये बन गया इकाई आव्यूह। 3 कोटि का हमारा इकाई आव्यूह बन गया। यहाँ पे 0 करो चाहे ना करो, यहाँ 0 कर दो तो इकाई आव्यूह बन जाएगा, ना करो तो भी काम चल जाएगा हमारा। हमने देखा इसकी जाति वैसे 3 आ रही है शुरुआत में, लेकिन यदि हम देखें कि हमें इसका 1 कोटि का एक आव्यूह है कि नहीं है, अब कहें ये ले ले तो 0, ये ले ले 0, ये ले ले 0, मतलब इसमें 1 कोटि का आव्यूह है ही नहीं है तो गलत है। इसमें कम से कम एक अशून्य अवयव पर 3 अशून्य अवयव मौजूद हैं और इसमें यदि कम से कम एक अशून्य अवयव भी मौजूद है तो मतलब इससे 1 कोटि का अशून्य अवयव लिया जा सकता है। अर्थात जो नहीं लिए जा सकते वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक भी मौजूद है तो मतलब वो चीज इसमें पालन हो रही है। तो ये था इसकी कुछ बेसिक चीजें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आव्यूह की जाति निकाल रहे हैं। और चूंकि हम पहले वाले लेक्चर में आव्यूह को हल करना बता चुके हैं कि कैसे हम आव्यूह को हल करते हैं, उसका मान ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों से हल करते बनता होगा। जिससे नहीं बनता तो पहले के लेक्चर से वो आव्यूह को हल करना सीख सकता है। हमने माना एक हमारा मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया गया है 1 0 2
-1 3 -2 4 0 और 3। अब इसे हमें हल करना है। हमें नहीं पता इसका मान कितना आएगा, लेकिन हमारा ये 3/3 कोटि का एक अवयव है। जब 3/3 कोटि का एक अवयव है तो इसका मान ज्ञात करें। तो हमें क्या समझ में आ रहा है इससे कि इसकी जाति 3 होगी या 3 से कम होगी। जब 3 से कम होगी 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले 1 लिख लेंगे, तब इस पंक्ति और इस पंक्ति के अवयव को मतलब एक प्रकार से नहीं लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और हम क्या लेंगे फिर 3 - 2 0 इतना ले लेंगे। फिर बीच में वाले अवयव में हम 0 भी लगा सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। यदि हमने 0 लिया है तो हम इसे ऐसे कर देंगे और इसे छोड़ देंगे, मतलब वो उसके संगत ये वाली पंक्ति इसे हम छोड़ देंगे। तो हमें क्या बचा, -1 2 और 4 और 3 हमें बचा, है ना। इसे हम ऐसे लिख लेंगे। फिर लास्ट में हमारा क्या बचा, 2 बचा, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, -1 3 4 और हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हमने क्या कहा था, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी सकता है। क्या ध्यान देने वाली बात है दोनों कंडीशन में, पहले हम बता चुके थे, थोड़ा हम अभी आपको बता देंगे। इसे हल किया तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 हो जाएगा। सूत्र बीच में माइनस रहता है लेकिन 0 हो जाएगा, तो -0 में तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो हमारा कितना माइनस कितना आएगा। अब बीच में इसके साथ में से 0 बना देगा, लेकिन हमने क्या कहा था कि बीच वाले माइनस प्लस दोनों कैसे ले सकते हैं। तो होता क्या है, यदि हम इसका सीधे गुणा करते हैं, सीधे गुणा मतलब यदि हमने इसे ऐसे गुणा कर दे, इसका इससे इससे इससे, तो माइनस ले लिया जाएगा। अब माइनस प्लस में क्या है, यदि हम इसका सीधे गुणा करें तो माइनस ले लिया जाएगा। नियम क्या होता है, यदि हमने तीसरी वाला ये अवयव लिया, हम इसे छोड़ रहे हैं, यदि हम इसे छोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेंगे, 2 बच जाएंगे। जब हमारे 2 बचेंगे, यदि हमने ये अवयव लिया तो इसका गुणा इससे नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर तीसरा अवयव लेते हैं। जब तीसरा अवयव लेंगे तो हमने इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, तीसरा ये बचा हमारा। तो पहले -2 का गुणा हुआ 4 के साथ ऐसे, फिर गुणा हुआ ऐसे, क्योंकि इसमें अवयव में नियम क्या होता है, यदि हमने पहला अवयव लिया है तो उसके आगे वाला दूसरे स्तंभ का गुणा तिरछे रूप में करेंगे, फिर तीसरे के करेंगे। लेकिन यदि हमने दूसरा स्तंभ लिया है, दूसरा अवयव लिया है, तो हम नियम के अनुसार पिछले वाला नहीं देखेंगे, आगे वाला देखेंगे। आगे मतलब तीसरे का गुणा करेंगे तिरछे रूप में, फिर इसका ऐसे करेंगे, मतलब ऐसा नियम होता है। ऐसा नियम लगाने पर हमें बीच में सब में जब प्लस है सब में प्लस कर देंगे, क्योंकि एक के लिए आगे बढ़ना पड़ता दूसरा वाला, दूसरे के लिए आगे बढ़ता तीसरा वाला, और तीसरा चक्रीय क्रम में लेंगे तो आगे वाला एक बन जाएगा। तो जब सब में प्लस है इसमें प्लस ले लेंगे। होता क्या, हम क्या करते हैं, हमने तीसरा लिया तो जो हमें पहले नजर आता है हम उसका गुणा कर देते हैं, अर्थात हम अवयव के नियम का पालन नहीं करते, उल्टा कर देते हैं, तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें एक चीज याद करनी पड़ती है, पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। और कई बार हम ऐसा माइनस प्लस कर दें और अपने ये नियम पता ना हो तो हमसे गलती हो जाएगी। गलती कैसे हो जाएगी, यदि हमें गुणा इसका करना पड़े तो माइनस देते हैं, अब हमने माइनस ध्यान ना दें, गुणा ऐसा कर दे तो आंसर नहीं आएगा। तो जो इसका नियम है वो पता होना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार करें हमसे गलती ना हो पाए और हमें इसकी जानकारी भी हो कि ऐसा क्यों होता है कि पहला प्लस फिर माइनस और फिर प्लस लेते हैं। यहाँ गुणा कर दें 0 का 0 ही आना है, 2 कर दें तो कितना है हमारा 0 माइनस का 12 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस का 24, कितना बचा हमारा, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 15। इसका आंसर में मॉड ए का मान कितना आएगा, माइनस का 15 या माइनस का 15 आ जाएगा। और जब हमारा इतना आ जाए तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये है हमारा इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, दिए गए अवयव की जाति जो रैंक होगी वो कितनी होगी, ए होगी, अर्थात इज नॉट इक्वल 0, तब रैंक को रो से शो करते हैं। तो अवयव ए की जाति रैंक ऑफ ए बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे। इसी सवाल में समझ लें, यदि इसका मान 0 आ रहा होता, बाई चांस देख ले इसका मान 0 आ रहा है, यदि हम सपोज कर लें ऐसा, तब इसमें कोई 2 कोटि का अवयव लेंगे, तब इसे ऐसे भी ले सकते हैं, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, और हम ये वाला अवयव भी ले सकते हैं। हम ऐसे अवयव ये भी ले सकते हैं कि ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले, संगत लेंगे, ऐसा नहीं कि ये ले लो मर्जी तो ये ले लो। ये संगत मतलब इसके पहला
बनती है, तो बीच वाला स्तंभ छोड़कर इसके किनारे वाले दोनों स्तंभों के संगत रूप में, या बीच वाले दो संगत रूप में, या फिर ये लेकर तो ये दोनों ले लो, कोई भी दो ले लेंगे। अगर कोई दो लेंगे तो इसका उपपाद्य क्या ले लेंगे हम, A1 एक उपपाद्य ले लेंगे, 1 2 -1 और हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। कैसे हल करेंगे, यदि हल करने पर 9 = 0 तो जाति 2 हो जाएगी, और जब जाति 2 हो जाएगी तो इसकी जाति क्या है, यदि इस 2 कोटि का है, यदि इसका मान क्या प्राप्त होता है, इन नॉट इक्वल 0 तो जाति 2 होगी, और यदि इसका मान 0 क्या प्राप्त होगा, 0, तो जाति फिर 2 नहीं 2 से कम होगी। तो फिर एक कोटि के लिए देख लो, इसमें शून्य अवयव है इसलिए शून्य ले लिए थे, लेकिन कुछ अशून्य अवयव भी है, तो एक कोटि का कोई भी अवयव लिया जा सकता है, कई सारे हैं, कोई भी ले लो, तो इसका मान कभी 0 नहीं आएगा, तो जाति क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जाति 1 होगी या फिर 2 होगी, और हम जानते हैं किसी भी अवयव की जाति उसके उपअवयव से बड़ी या बराबर होती है। तो क्योंकि बड़ी तो है नहीं है, क्यों नहीं है बड़ी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जाति कितनी हो सकती, 3 हो सकती थी। अब 3 के बाद 2 या 1 प्राप्त हुई, जब 2 या 1 प्राप्त हुई तो बड़ी क्या हो सकती है कि हमने कोई उपअवयव लिया इसका, और कभी कभार होता है कि हमने उपअवयव लेने पर हमें मेन अवयव जाति 3 आ रही है, उपअवयव जाति 2 आ रही है, छोटी हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में इसकी जाति 3 नहीं है, जब 3 नहीं है तो इसकी उपअवयव की जाति कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब 2 है तो कभी भी इसकी जाति क्या होगी, 2 से कम 1 नहीं होगी, और बड़ी तो है नहीं है, तो नॉर्मल सी बात क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात यदि उपअवयव की जाति कितनी प्राप्त हुई, हमें 2 प्राप्त हुई, और इसकी जाति 3 है कि नहीं, कैसे निकाला, 0 आ रहा था, तो इसकी जाति 3 नहीं है। जब इसकी जाति 3 नहीं है और उपअवयव की जाति 2 है, तो प्रमेय क्या कहती है, किसी भी अवयव की जाति उपअवयव की जाति से छोटी नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो इसकी जाति कितनी है, उपअवयव की 2, तो इसकी कोटि क्या है, अधिकतम, जिसका भाग है मैन अवयव उसके अधिकतम कोटि कितनी है, 3। अर्थात कभी भी ना मैन अवयव की ना उपअवयव की जाति 3 से अधिक नहीं होगी, तो 3 होगी या 3 से कम होगी। अब उपअवयव की जाति 2 है और इसकी 3 नहीं है मैन अवयव की, तो नॉर्मल सी बात है इसकी जाति 1 होगी या 2 होगी। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैन अवयव की जाति इससे छोटी नहीं होगी, तो नॉर्मल सी बात क्या होगी, फिर दूसरी कंडीशन बराबर ही होगी। तो इस प्रकार जो हमें उपअवयव की जाति प्राप्त होती वही जाति क्या होती है, दिए गए मैन अवयव की जाति हो जाती है। यदि इसकी मान 0 आ रहा होता तो जो इस उपअवयव की जाति 1 आ रही होती वही मैन की अवयव हो जाती है। तो ये हमारा सवाल हो गया। इसके अलावा यदि हमें कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे। कैसे सवाल, कुछ कंडीशन देख लें हम कि यदि हमें कोई ऐसा सवाल प्राप्त हो रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया है a बराबर हमें दिया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 0 का वर्ग, -2 का वर्ग। तो इस कंडीशन कुछ नहीं है, सबके वर्ग दिए हम सबका मान ऐसे ले सकते हैं 1 4 9 16 25 4 1 0 और 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप भी प्राप्त होगा, इसकी जाति हम निकाल लेंगे। ऐसी कंडीशन भी हमें प्राप्त हो सकती है ना। हमें एक ऐसी आप भी प्राप्त हो सकता है, बी नाम देंगे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, ए बी सी, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसे आसानी से गुणा कर लोगे, इसका मान कभी 0 नहीं आने वाला, तो मतलब जब इसकी जाति 3 आ जाएगी। ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पर यहाँ एक दो बीच में 3 लिख दें तो भी हल कर सकते हो तुम लोग इसे। ऐसा भी हो सकता है इसे कि यहाँ बीच में 2 + a लिख दिया जाए, फिर b लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए, किसी प्रकार दे दे तो हम इस प्रकार सब हल कर सकते हैं, है ना। 3a दे दे, 2b दे दे, और भी कुछ दे दिया, मतलब क्या ले लें हम, e ले लें, इसे भी हल कर सकते। किसी भी आप भी चर दिए हो, अचर दिए हो, मिश्र रूप में दिया गया हो, सबको हल कर सकते हैं। हल करने की विधि हमारे पास है, तथा इसमें 2 कंडीशन और हो सकती हैं, उन 2 कंडीशन को हम और देख लें। 2 तरह के आप भी और मिलेंगे, आप भी जितने प्रकार के हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले जो हमें विधि देखना है, हाँ पहले उस विधि को क्लियर करना चाहिए, उसके मेन पॉइंट पता करने चाहिए। हम 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतने सारे सवाल इसके बन सकते हैं जो इससे अलग हैं। जब ये सवाल अलग हैं तो हम खुद जानते हैं कि हल करता विधि हमसे अच्छे से अप्लाई करने बनती है।
अब सारे सवालों को कैसे हल करेंगे, तो हम पहले देख कर उसे किस प्रकार हल करेंगे। यदि हम किसी सवाल को देखकर ये नहीं बता सकते कि हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे या इस सवाल को हल करने की मेथड क्या है, क्या स्टेप है, तो हम उसे कैसे हल करना शुरू कर मतलब कैसे हम उसे हल कर सकते हैं। हल करना शुरू भी करेंगे हम कर ही ना पाएंगे। चाहे पता होगा इस सवाल को इस प्रकार लगाएंगे, ये स्टेप करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम उसे हल कर सकते हैं। अर्थात हमें सवाल देखकर हल करना आना चाहिए कि सवाल देखकर हम बता सके कि इस सवाल को इस प्रकार हल किया जाएगा, तभी तो कर पाएंगे हम। तो ये सवाल जितनी कंडीशन है बनना चाहिए। ऐसा भी आप भी हो सकता है A1 नाम दे दो और आप भी कितना बन रहा हमारा 1 2 3 4 2 3 4 -1 0 2 1 1। अब इसमें क्या है हमारा, ये हमारी तीन पंक्ति है चार स्तंभ है, तो तीन पंक्ति चार स्तंभ है, वर्ग अवयव नहीं है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि हम इसकी एक पंक्ति को छोड़ दें, हटा दें, तो तीन कोटियां बन जाएगा। लेकिन हम इसकी अपने मन से एक पंक्ति को जोड़ नहीं सकते। लेकिन यदि हम किसी प्रकार इसकी एक पंक्ति को जीरो बना दें, किसी भी पूरी एक पंक्ति को जीरो बना दें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पंक्ति पूरी जीरो है तो उस पंक्ति को छोड़ सकते हैं। जब उस पंक्ति को छोड़ सकते हैं तो हम उसका क्या ले लेंगे, फिर 3/3 का उपऑब्जेक्ट ले लेंगे। अर्थात हम क्या करें, इसमें एक पंक्ति को क्या बना दे, पूरा जीरो बना दे। हमने इसकी पंक्ति को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। तो क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी पूरी एक पंक्ति या पूरा एक स्तंभ जीरो हो तो उसका मान कितना आता है, जीरो आता है। हम क्या जानेंगे, ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है, पहले हमने बताया था। यहाँ से देख लो, यदि इसकी एक पूरी पंक्ति स्तंभ जीरो होता तो हल करने पर जीरो जीरो आ जाता। उसी प्रकार इसे भी हल करने में जीरो जीरो प्राप्त होगा तो इसका मान जीरो। तब इसकी जाति क्या होगी, तब इसका जाति इसकी नहीं निकाल सकते, इसकी जाति कभी विचार नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए उसमें पंक्ति स्तंभ बराबर होना चाहिए। हम इसमें एक पंक्ति को जीरो बनाकर इसका क्या ले सकते हैं, तो तीन कोटि का उपऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर तीन कोटि वाले के लिए पूरी प्रोसीजर लगा सकते हैं। तब तीन वाले की जाति क्या हो सकती है, तीन या तीन से कम। अब तीन आती है तो उस तरह से कि जो ये तीन है तो इसकी जाति क्या होगी, मैन ऑब्जेक्ट की ज्यादा या बराबर, तो ज्यादा तो है ना, तीन ही हो जाएगी, या दो है तो फिर इसकी भी दो हो जाएगी। अर्थात कोई ऑब्जेक्ट यदि वर्ग ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस प्रकार उसकी किसी पंक्ति को स्तंभ के जीरो बनाकर उसकी जाति में निकाल सकते हैं। लेकिन यदि वो तीन कोटि का तो अच्छी बात है, ये तीन से ज्यादा कोटि का है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता 1 2 3 और 1 2 1, अब ये भी वर्ग ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करते, तो हम इसे जब ऐसा हल करते तो हम इसमें देखते कि इसमें कितनी पंक्तियां हमारी, तीन स्तंभ में दो पंक्तियां हैं। अर्थात ऐसी कंडीशन में ये तीन कोटि का कभी वर्ग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और ये दो कोटि का वर्ग ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब दो कोटि का वर्ग ऑब्जेक्ट हो सकता है तो कभी भी इसकी जाति तीन नहीं होगी, दो होगी, दो से कम होगी, तो हम दो बार लेकर चेक कर लेंगे हल करके और देखेंगे दो है कि नहीं। यदि दो आएगी वर्ग ऑब्जेक्ट उपऑब्जेक्ट की तो इसकी भी दो हो जाएगी। लेकिन जब तीन से ज्यादा जब आते हैं चार, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम हल करते हैं, विस्तार करते हैं या फिर जो मेथड है हमारी डिटरमिनेट मेथड वो अप्लाई करते हैं तो बड़ी आती है। बड़ी कैसे आती है, जब विस्तार करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, हल करेंगे तो इसका विस्तार थोड़ा बड़ा होता है। तो बड़ा होने के कारण हम ऐसे ऑब्जेक्ट में क्या लगाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। अर्थात इसमें हम संक्रिया लगाते हैं और संक्रिया के द्वारा किसी एक को जीरो बना लेते हैं। संक्रिया कठिन नहीं है इतना ज्यादा, बस कहीं किसी ऑब्जेक्ट में तीन कोटि का दो कोटि का है तो उसका विस्तार करना आसान होता है। यदि ऑब्जेक्ट की कोटि तीन से अधिक है तो वहां विस्तार करना कठिन होता है, विस्तार बड़ा हो जाता है, तब वहां पे संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। अर्थात जैसा ऑब्जेक्ट दिया है उस अनुसार अपनी सुविधा से उसमें वो विधि लगा लेते हैं कि प्रसार करना आसान पड़ेगा कि संक्रिया लगाना आसान पड़ेगा। संक्रिया भी कठिन नहीं होती, आसानी संक्रिया लगाकर हम इसकी किसी पंक्ति को जीरो बना सकते हैं। यदि पंक्ति जीरो हो रही है तो ठीक है, यदि नहीं हो रही है इसकी कोई पंक्ति जीरो तो फिर इसकी जाति नहीं निकाली जा सकती। अर्थात इसकी पंक्ति जीरो कोई हो रही होगी तो उसकी जाति निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी पंक्ति छोड़ देंगे और तीन कोटियां ले लेंगे। यदि इसकी कोई पंक्ति जीरो नहीं हो रही है तो फिर इसमें इसकी जाति फिर ज्ञात नहीं की सकती, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पंक्ति जीरो बनाया जा सकता होगा। और यदि हम संक्रिया लगाएंगे और इसकी कोई पंक्ति जो इसमें क्या है
एक स्तंभ ज्यादा है, और यदि इसका कोई जो स्तंभ है जीरो नहीं बनता पूरी तरह से, तो हम इसकी फिर जाति नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यदि इसका कोई स्तंभ जीरो नहीं बनता तो उसका मान जीरो नहीं होगा, अर्थात प्रसार करने पर हमें उसका कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा। जब मान प्राप्त होगा इज नॉट इक्वल जीरो, तो उसकी जाति क्या होगी फिर? तो उसकी जाति ना तो फिर 3 और 4 में निर्धारित नहीं की सकते हैं, क्योंकि इसकी जाति 4 हो नहीं सकती, क्योंकि 4 कोटि वर्ग अब नहीं बन रहा है, इसमें एक पंक्ति कम है। और 3 क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका मान जीरो नहीं प्राप्त हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर इसका मान नहीं निकाल सकते, इसके किसी उप अवयव का मान जरूर निकाल सकते। फिर हम ऐसी कंडीशन में ऐसे अवयव की जाति नहीं निकाल सकते जिसमें पंक्ति स्तंभ असंगत रूप में दी गई हो। हाँ, इसके किसी उप अवयव की जाति, एक उप अवयव की कोटि जाति जरूर निकाल सकते हैं, है ना। उसी क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पंक्ति है वो जीरो नहीं है। यदि एक्स्ट्रा पंक्ति जीरो होगी तो उसका मान जीरो, तो जो उपावयव जाति होगी वही मैन अवयव जाति हो जाएगी, तो वही उस मैन अवयव जाति होगी। तो ये थे कुछ बेसिक सवाल जो हमने अब विधि बताई। सवाल इतने टाइप के हो सकते हैं वो बताए, आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपकी बुक में सवाल दिए हैं उन्हें हल कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट के द्वारा उसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये 2 मेथड कंप्लीट हो जाने के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में अवयव संबंधित कुछ प्रमेय होती हैं वो प्रमेय बताएंगे, और अवयव की एक न्यूलिटी शून्यता होती है जो हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, अगले लेक्चर में दोबारा बता देंगे। क्योंकि अब हम अवयव की कोटि भी निकालना सीख गए हैं, जाति निकालना भी सीख गए हैं, और जाति और कोटि के द्वारा ही एक नया टर्म प्राप्त होता है, एक नई चीज ज्ञात कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं अवयव की न्यूलिटी शून्यता, वो बता देंगे। परिभाषा बता चुके हैं, और अवयव की जाति निकालना ही बता दिए। भिन्न भिन्न कंडीशन सवाल भी हमने बता दिए कि कौन कौन सवाल हो सकते हैं, कहाँ हमें क्या परेशानी हो सकती है। अब इससे संबंधित कुछ हम प्रमेय देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा अवयव संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, या अवयव कुछ रूप होते हैं जैसे उसका कैनोनिकल रूप, एसोनोर रूप, नॉर्मल रूप। फिर हम किसी भी अवयव को उसके नॉर्मल रूप में या एसोलॉन रूप में या कैनोनिकल रूप में किस प्रकार चेंज किया जाता है, फिर उसके पश्चात फिर हम वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।